ध्वनि से स्वागत कर। निमंत्रण पर पधारे न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार जी महेश्वरी साहब, अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी, हमारे निमंत्रण पर पधारे समस्त वर्तमान और पूर्व न्यायमूर्ति, न्यायाधीशगण, अभ्यास मंडल की श्रोता बिरादरी, आज 62वीं व्याख्यानमाला की अंतिम 8वीं पायदान पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन। महानुभाव, अभ्यास मंडल शहर में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अपने कर्म से जानी जाती संस्था है, जिसका ध्येय वाक्य है विचारों का प्रवाह, जिसका उद्देश्य है नागरिकता, नागरिक बोध व जागरूकता, जिसकी उम्र है 64 साल, जिसकी पूंजी है आप श्रोता बिरादरी, शहर के दानदाता, सलाहकार और आज तक पधारे हुए हजारों वक्तागण। इसकी उपलब्धि है शहर में नर्मदा का पानी, खान नदी का शुद्धिकरण, मीलों की ज़मीनों के बिक्री से रोकने का इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोग करने का प्रयास, इंदौर का मास्टर प्लान, इंदौर का ट्रैफिक, पर्यावरण, बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता, बाल मेला इत्यादि उपलब्धियों के साथ राष्ट्र चर्चित ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के साथ साथ मासिक व्याख्यान की उपलब्धि व आयोजन हर वर्ष करते हैं। सलाहकार और शहर के दानदाताओं के द्वारा उनके सहयोग से संचालित यह संस्था का वार्षिक अकाउंट्स ऑडिट होता है, अपनी वार्षिक सभा में लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। बिना किसी सरकारी ग्रांट के ये संस्था 64 साल से संचालित और कार्यान्वित है। आप सब महानुभावों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत करना हमारा कर्तव्य है और इस कड़ी में आमंत्रित करते हैं पूर्व उप महाधिवक्ता अभिनव धनोतकर एडवोकेट साहब, माला से स्वागत करें। हमारी कार्यकर्ता यशस्वी अधिवक्ता श्रीमती दीप्ति गौड़ अभ्यास मंडल परिवार की ओर से मालार्पण करें। आठ दिन की व्याख्यानमाला व साल भर मेहनत करने वाले हमारे महासचिव श्री नेताजी मोहिते, और गतिशीलता पर जितना अच्छा आज के वक्ता हमें समझा सकते हैं, हमें आशावान बना सकते हैं, वे हैं जिनका
29 जून 1961 को जन्म हुआ, 62 वर्ष की उम्र है। 85 में एलएलबी करके 91 में एलएलएम किया और उसके बाद मध्य प्रदेश बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर मनोनीत हुए। कानून की हर विधा में मापदा रखने वाले आज के वक्ता अपने श्रेष्ठतम ऊर्जा का निष्पादन करते हुए 2005 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील से ग्रुप से न्यायमूर्ति के रूप में मनोनीत हुए। आप श्रीमान 14 वर्ष तक सतत मध्य प्रदेश में न्यायमूर्ति रहे, हर बेंच में रहे। आपके लैंडमार्क जजमेंट्स आज भी सारी लॉ की किताबों में और वकीलों द्वारा और लिटिगेंट्स के द्वारा सराहा जाता है। आपके कार्यकाल में न्यायालय के द्वारा साथ साथ लोक अदालत के माध्यम से श्रेष्ठतम डिस्पोजल हुआ और न्यायदान लिटिगेंट्स ने पाया। आपके ज़माने की लॉ साइटेशंस सारी किताबों में लैंडमार्क जजमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। आपका 14 साल का कार्यकाल जुडिशरी में बेंच और लॉयर्स के बीच में एक फ्रेंडशिप का माहौल बनाकर अभिभूत रहा। आपकी जितनी भी समितियों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम में सबसे पहले मेरा एक आपत्ति है। मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया। मुझे प्रेमचंद की 2 लाइनें याद आती हैं, मुंशी प्रेमचंद की, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो मेरे बारे में बोला गया सब बेकार है, और मैं बता देता हूँ मैं क्या सोचता हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी। जहाँ तक आज के इस सभागृह में उपस्थित, मुझे मालूम है कि जो मेरे गुरु थे माननीय न्यायमूर्ति लाहौटी साहब, उनके समकक्ष कोकजे साहब यहाँ बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंदौर के लोगों ने मेरी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। मैं अपने गुरु के सामने कम ही बोलता था, शायद कोकजे साहब जानते हैं इस बात को। जस्टिस खरे साहब बैठे हैं, मेरे साथी एपी श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जज बने थे, वो बैठे हैं, जेपी गुप्ता साहब बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और इस सब के ऊपर अभी जो वर्तमान के जलायम सत्य न्यायाधीश हैं रजिस्ट्रार, उनको भी बुला लिया। तो मुझे लगता है कि पूरा टेस्ट है आज मेरा। पर बात टेस्ट की नहीं, बात अपने अपने विचारों का, जो मेरे विचार हैं उस पर विमर्श है। मैं आपके सामने रखूँगा। टॉपिक है आज का न्याय प्रक्रिया में गतिशीलता। गतिशीलता के 2 मायने होते हैं, स्पीडी जस्टिस और डायनेमिज्म, दोनों चीज़ें। स्पीडी जस्टिस की बात करना व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। बहुत ज़्यादा उस पर ना बोल के शुरुआत ये करूँगा कि न्याय प्रक्रिया है क्या, न्याय क्या, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए और आज हम कहाँ हैं। शुरुआत करूँ उससे पहले सबका अभिवादन। मैंने सभी का नाम लिया, सबको मेरा विनम्र सादर अभिवादन। इस अभ्यास मंडल के अध्यक्ष और सभी लोग बैठे हैं, जिसमें मुख्य रूप से संस्थापक श्री एम श्रीमती मुकुंद कुलकर्णी, श्री शिवाजी मोहिते
अध्यक्ष रामेश्वर जी, अशोक कोठारी जी, नेताजी मोहिते जी अभी आए थे मेरे साथ, पीसी शर्मा जी, मैनेजिंग कमेटी के सदस्य, डॉक्टर श्रीमती माला सिंह ठाकुर, वैशाली खरे, शफ़ी मोहम्मद शेख और ऑल मेंबर्स अभ्यास मंडल और सम्मानित इस शहर के विद्वजन, सभी को मेरा अभिवादन। इसके साथ एक चीज़ रह गई बोलने से, लाहौटी साहब की डॉटर मेरी गुरु बहन है, वो भी आई है और वो हमेशा मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, तो वो यहाँ से जाके अभी करेगी। बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी को मालूम है ये बात। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, इंदौर जब भी आता हूँ मुझे बड़ा घर का माहौल लगता है। ऐसा क्यों, इस पर बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा। जब मैं वकील था तो मेरा शैशव काल ग्वालियर में था, और जब मैं जज बना तो मेरा शैशव काल इंदौर में था। मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई। तो जब कोई भी नवागंतुक जहाँ होता है और जहाँ से वो सीखता है तो उसकी वहाँ के प्रति एक फीलिंग डिफरेंट होती है, और वही फीलिंग मेरी यहाँ इंदौर में मैं जब भी आता हूँ मेरी यहाँ होती है। जहाँ से आप सीखते हैं, आप अपनी मातृभूमि को हमेशा सादर प्रणाम करते हैं। क्यों? क्यों आपका जन्म हुआ। फिर जहाँ आप स्कूल में जाते हैं अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उन्हें सिखाया। माता पिता को प्रणाम करते हैं, उन्हें सिखाया। तो मैं यहाँ के बार और जो भी लोग मेरे प्रति अच्छे भाव रखते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और सबको अभिवादन करता हूँ। अब हम आज के टॉपिक पे यदि आएँ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि न्याय को पुराने विचारों से मुक्त कराना है तो न्याय प्रक्रिया में गतिशीलता लाना होगी। इसके लिए तकनीकी उन्नति और तत्परता की आवश्यकता है। आप सोचिए कि ये विचार रविंद्रनाथ टैगोर के कब थे, जब हमारा भारत में स्वतंत्रता भी नहीं थी। उस समय के विचार थे। उन विचारों में कितना कुछ रहा होगा आगे के लिए, ये उनका सोच था। ये फोर्स ही कर रहे थे कि क्या होगा हमारे फ्यूचर भारत का न्याय प्रक्रिया में। आज के टॉपिक को यदि हम विचार करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा डायनामिज्म की तरफ जाऊंगा, टच करूंगा गतिशीलता के लिए क्या करना है और क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि हम इसको ऑब्जेक्टिवली हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं और अभी तक क्या हुआ। मित्रों, शब्द न्याय फ्रेंच से आया, जस्टिस। जस्टिस वर्ड था, उसका अर्थ था कि कानून की जो सही विवेचना हो उसको जस्टिस बोलते थे। रूल ऑफ लॉ, जिसको बाद में कहा गया हमने। लेकिन एक प्लेटो ने बहुत अच्छी बात कही, कोई भी कानून कहाँ से शुरू होता है, और उसको न्याय के लिए उन्होंने 3 बातें अपने सामने रखी और उन्होंने कहा, जब किसी व्यक्ति की बुद्धि, आत्मा और उसकी भूख, थ्रस्ट डू नॉट मीन कि उसका हंगर, जब उसकी अंदरूनी जो सोच है किसी भी चीज़ के लिए, जब ये अपना काम तीनों स्वतंत्रता से करें, तब आप मानिए कि आप न्याय के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। एक क्रिटिक आया अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन ने लिखा कि क्या न्यायालय जो निर्णय करता है वो न्याय कहलाता है?
क्या न्यायालय जो निर्णय करता है वो न्याय कहलाता है? एक पक्ष के लिए न्याय और दूसरे पक्ष के लिए अन्याय। उन्होंने कहा कि यदि न्याय की परिभाषा समझना होगी, यदि ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तब लौट के मुझे लगता है कि प्लेटो ने जो बात कही थी वो बात बहुत ही सार्थक है। और उसने कहा कि जब हम अपनी आत्मा, बुद्धि और हमारी सोच, जो थर्स्ट है हमारी किसी भी सब्जेक्ट पर, यदि हम उसको ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अमर्त्य सेन ने ये कहा तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ऐसा उसने क्यों कहा, अमर्त्य सेन ने ऐसा क्यों कहा। मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि जब भी कोई विवाद होता है, कोई भी झगड़ा, तो उसमें कितने लोग होंगे? दो। उनको दो पक्ष मान लीजिए, दो व्यक्ति मान लीजिए, लेकिन दो होंगे। और उन दो का निपटाने के लिए किसी तीसरे आदमी की आवश्यकता। तो दो तो वो हुए, और तीसरा आदमी कौन होगा? तो सबसे पहली बात, तीसरे आदमी की यदि सोचें तो तीसरे आदमी की क्वालिटी क्या हो। यदि हम इसके बारे में सोचें, क्योंकि न्याय होगा, वो क्वालिटी क्या हो, वो आदमी कैसा हो। जब हम उसकी बात करें, इंदौर शहर में खड़ा हूं, राजा विक्रमादित्य की याद न्याय के परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं भूल सकता। राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए, उनकी न्याय प्रक्रिया फेमस थी। मैं पहले विक्रमादित्य की बात करता हूं तो आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, विक्रमादित्य का सिंहासन। कुछ लोग, आपको कई लोगों को याद होगा ये स्टोरी। जब विक्रमादित्य का सिंहासन कैसे था और कैसे वो न्याय करते थे, तो जो व्यक्ति होता है ना न्याय करने वाला, उस व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज़ के लिए वो जाना जाता है। लेकिन वो जो पद पर बैठता है, जिस सिंहासन पर बैठता है, उसका एक अपना महत्व है। जब विक्रमादित्य का राज्य खत्म हो गया, ये कहानी है, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये इतिहास है। जब राज्य खत्म हो गया तो एक टीला था, एक गाय चराने वाला ग्वाला वहाँ रहता था। उसने देखा ये टीला है, कुछ आपस में झगड़े हुए गाय और उसको लेकर के। तो व्यक्ति उस पर बैठा, तो बैठने के बाद उनका स्वरूप चेंज हो गया, उसकी प्रतिक्रिया चेंज हो गई, उसका व्यवहार करने का तरीका चेंज हो गया, वो सब चेंज हुआ। और वहाँ से उसने जो बोला वो दोनों पक्षों को स्वीकार हुआ, दोनों पक्षों को। बात काफ़ी फैलती गई, गांवों तक आई। लोगों को लगा कि भाई ऐसा है क्या। ये आम, जब वो उस सिंहासन से उतरता था तो आम आदमी की तरह से कोई व्यवहार नहीं करता था, जैसा करता था वैसा करता था। लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठता था, उस जगह पर टीले पर बैठता था, तो लगता था उसका सब आचरण, व्यवहार, सब चीज़ चेंज हो गई। और लेकिन वो जो भी बात करता था वो बड़ी सिद्धांत की और न्याय की बात करता था। लोगों को लगा कि भाई ये है क्या। आगे बात पहुंची, उस समय के एम्परर थे, उन्होंने उसको खुदवाया तो उसमें एक सिंहासन मिला। जब उस सिंहासन को मिला और देखा गया तो मालूम पड़ा ये विक्रमादित्य का सिंहासन है, जिससे वो न्याय किया करते थे। उस सिंहासन पर बैठने के लिए न्याय उस राजा ने प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो राजा ने बैठना चाहा, उस सिंहासन को जब देखा गया तो सिंहासन के 25 उसमें एंजल्स थे,
सिंहासन पर। जब उस राजा ने प्रयास किया बैठने का, तो उनमें से सबसे पहले एक कठपुतली ने निकली और उसने कहने लगी कि राजा, क्या आप सिंहासन पर बैठने योग्य हैं? राजा ने कहा, मैं नहीं। और इतना कह के वो कठपुतली उड़ गई उस सिंहासन से। इस तरह से वहाँ फिर राजा ने फिर उपवास किया, अपने आप को योग्य बनाया, लेकिन अंत में राजा फिर फेल हो गया। तब उस फिर एक कठपुतली थी, लास्ट पे इस तरह से प्रयास किया और उससे बैठने का पूछा। तो उन्होंने, कठपुतली ने पूछा, क्या आपका दिल छोटे बच्चों की तरह पवित्र है? योर हार्ट इज प्योर एज ए हार्ट ऑफ ए चाइल्ड। राजा ने कहा, नो। फाइनली वो लास्ट कठपुतली भी इस तरह से 25 प्रश्न करके चली गई और वो राजा उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाया और फाइनली वो सिंहासन भी चला गया। कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये न्याय और न्याय प्रक्रिया क्या है। मैं जानता हूं कि जब हम कोर्ट में बैठते हैं तो लोग माई लॉर्ड बोलते हैं। माई लॉर्ड का मतलब दे ट्रीट यू एज ए गॉड एट दैट टाइम। भगवान की क्या क्वालिटी होना चाहिए इसके बारे में सोचिए, लेकिन व्यक्ति में वो नहीं होती और हो भी नहीं सकती किसी में भी। जो पक्षकार है उसका एक्सपेक्टेशन कैसा होगा और तदनुसार कार्य करना, ये एक अहम बात है। मैं इसको एक दूसरी तरह से प्रस्तुत करता हूँ। मैं कई बार, एक दो बार मैंने कहा भी है, जब भी मैं रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ और बोलता हूँ कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर को देवालय बोलते हैं, और जब कोर्ट में जाते हैं तो उसको न्यायालय बोलते हैं। आप देखते हैं महाकालेश्वर पर बड़ा रश है। हर मंदिर में, मैं अपने जजों को कई बार बोलता हूँ ये बात, कई मंदिर में कुछ नहीं होता, कोई नहीं जाता। जिस मंदिर में देव बैठा वो देवालय, और जिस मंदिर में न्यायालय के लिए न्याय करने वाला जज बैठा वो न्यायालय। अब आपको अपना न्याय, अपना कोर्ट कैसा बनाना है, ये आपके ऊपर स्वयं निर्भर है, और विक्रमादित्य की कहानी इस बात को सार्थक करती है। यदि यहाँ रह के, यहाँ खड़े होके मैंने देवी अहिल्याबाई का जिक्र नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी धृष्टता करता हूँ। आप सबको मालूम है कि देवी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को भी सजा दी थी। क्यों? क्यों उस समय वो राज सिंहासन पर थी और वो राजा की हैसियत से न्याय कर रहे थे। आज की तारीख में ये हमारे जजेस साहब बैठे हैं, सबको मालूम है, रेवेन्यू लॉज जो अभी भी सिंधियास के थे, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू लॉज। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं केवल उतनी बात करता हूँ कि किसी चीज़ की महत्ता क्या है। यदि हम न्याय के पद पर बैठते हैं तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब न्याय की, मैंने जज की बात कह दी, मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक रोम के एम्परर थे। ये काला कलर, सफ़ेद बैंड, ये सफ़ेद ड्रेस क्यों? रोम के एक एम्परर हुआ करते थे। उनके यहाँ एक सिस्टम था, वो राजा थे वहाँ के जो न्याय करें। उन्होंने कहा कि यदि आपने कोई अपराध किया और उनको बचाने कोई आया, और यदि उसको बचा नहीं पाया, उनको डिफेंड नहीं कर पाया, तो उसको भी वही सज़ा होगी जो सज़ा
उस अपराधी को मिलती थी। ऐसा ही एक केस उनके सामने आया। एक व्यक्ति सर पे कफन बांध के, काले रंग का कपड़ा बांध के वहां पहुंचा कि आई विल सेव दिस मैन, मैं इस आदमी को बचाऊंगा। राजा ने उससे पूछा, तुमको मालूम है कि इस साम्राज्य का परिणाम क्या है? यदि आप उससे बचाने आएंगे, आप नहीं बचा पाए तो आपको भी वही सजा मिलेगी मृत्युदंड की जो इसको मिलना है। उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपको अवसर है उनको बचाने का, तो ये काला कलर ना कमिटमेंट का और वाइट कलर का जो बैंड है ना, इस शांति के साथ लड़ाई है, और ये विधि की लड़ाई, ये काला कलर और ये सफ़ेद बैंड की बात है। उस व्यक्ति ने उस अपराधी को, या जिसके ऊपर अपराध था, चार्ज लगा था, उसको बचा लिया और वो बच गया। और तब से अब आप समझ लीजिए कि हमारे अभिभाषक समुदाय का हमको कैसे वर्क करना है और जजेस को हमको कैसे वर्क करना है। तो ये बात, एक पहलू ऐसा है कि इसके बिना ये न्याय प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। यदि आप न्याय प्रक्रिया की बात करें तो ऋग्वेद में 3 तरह के न्याय थे। 3 तरह के, एक व्यक्तिगत या पारिवारिक न्याय, दूसरा सामाजिक, और तीसरा राष्ट्रहित न्याय। ये 3 न्याय का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, क्योंकि आज हमारा लॉ, शुरुआत इसकी कस्टमरी लॉ से हुई, कोडिफाइड हुआ, संविधान बना। मैं वहाँ तक आऊँगा पूरा आपके साथ। संविधान बना, कोडिफाइड लॉ बन गए, लेकिन इससे पूर्व जो हमारा न्यायिक हिस्ट्री थी, क्योंकि हमको गतिशीलता पर आना है तो हम इसको समझें। तो ऋग्वेद के समय से हम देखें तो 3 तरह के न्याय थे, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय और राष्ट्रहित न्याय। यदि व्यक्तिगत न्याय की करें तो इसका उल्लेख मीमांसा पाठा में मिलता है। मीमांसा पाठा के में इसका उल्लेख मिलता है दाय विभाग में। मीमांसा पाठा के दाय विभाग में इसका उल्लेख हमको मिलता है। इसमें पूरा उल्लेख था कि परिवार में या व्यक्ति में यदि कुछ होता है तो दैट वाज ओनली कनेक्टेड। उस समय क्रिमिनल एक्शन के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, तो उन्हें किसको क्या मिलेगा, इस सब का उल्लेख मिलेगा। लड़के को क्या मिलेगा, लड़की को क्या मिलेगा, ये सब उल्लेख मिलता है। और जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र से सामाजिक न्याय की उत्पत्ति, और वहीं से सामाजिक न्याय में वर्ण व्यवस्था कैसे हुई, कौन व्यक्ति क्या काम करता है, किस तरह का है, ये वर्ण व्यवस्था जाति से नहीं थी, बल्कि उसके कार्य करने की शैली से थी। और तत्पश्चात यदि हम राष्ट्र न्याय की बात करते हैं तो नीति शास्त्र में इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो ये हम देखें तो हमारे धर्म से हमको इसकी आवृत्ति है। अब पूरा बताने की बजाय मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊं। दूसरा एरा मौर्य के समय चाणक्य का। चाणक्य के समय यदि हम देखें तो वहाँ 4 तरह की इकाइयाँ उन्होंने स्थापित की। इसमें 4 तरह की: स्थानीय, द्रोणोमुख, खर्वाटिक और संग्रहण। 4 तरह की इकाइयाँ, और इनका विभाजन किया। स्थानीय में 800 लोगों के बीच स्थापित एक किला, दूसरा द्रोणमुख में 400, खर्वाटिक में 10 गांवों का स्थापन। और अल्टीमेटली इसमें न्यायविद, धर्मस्थ, मंत्री और आमर्त्य, इन लोगों को शामिल करके न्यायविद इन लोगों का फैसला करते थे
धर्मस्थ धर्म के साथ क्या था इसकी सलाह देते थे, और मंत्री ये एग्जीक्यूटिव इश्यूज क्या हैं जिसको आज अपन कहते हैं मंत्रिमंडल, इस पर सलाह दिया करते थे और तदनुसार ये चलता था। मैं एक बड़ा सिंपल उदाहरण आप लोगों के सामने देखता हूँ, कई लोग देखते होंगे, हमारे जज साहब सब लोग बैठे हैं। मैं कई बार सुंदरकांड पढ़ता था तो मुझे लगता था ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ से आया। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ये सबको मालूम होगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आया कैसे? रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। सुंदरकांड में, सुंदरकांड में आपने देखा होगा जब हनुमान जी सीता जी के पास से उन्होंने कहा मैं मुझे भूख लग रही है तो मैं फल खाना चाहता हूँ, तो उन्होंने परमिशन लेके फल खाने गए और वहाँ खाए तो कुछ लोगों से उनका युद्ध हुआ। अक्षय कुमार की डेथ हुई, मेघनाथ उनको बांध के रावण के दरबार में लेके आया। तो जब रावण के दरबार में आ गए तो रावण ने उनसे पूछा हनुमान जी से। अपन जानते हैं कि हनुमान जी जो है बुद्धि के दाता हैं, उनके लिए हम कहते हैं। तो जब रावण ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे, अब आपकी बार आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप जरूर इस पर एक बार के लिए टिकेंगे। और उन्होंने कहा, खायऊ फल प्रभु लाकी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूख। मुझे भूख लगी थी, फल लगे थे, मैंने खाए, बंदर हूँ इसलिए मेरा स्वभाव है, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारग गामी। हर आदमी को अपनी देह, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, मारहि मोह कुमारग गामी, और जिनी मोह मारा तिनि मैं मारा, ते ऊपर बांधे उतने तुम्हारा। मतलब हनुमान जी की आप आर्ट ऑफ एडवोकेसी देखिए, जिनि मोह मारा तिनि मैं मारा, ते पर बांधे उतने तुम्हारा। इस राइट टू प्राइवेट डिफेंस यू फाइंड इन दी रामचरितमानस। कभी किसी ने सोचा होगा, लेकिन मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कई बार, एंड आई सीन कि ये आया कहाँ से। तब मुझे लगता है कि हमारे धर्मशास्त्र में फिर थोड़ा मैंने और आगे जाने की कोशिश की तो कई चीज़ें मुझे देखने को मिली। अब हमारा धर्मस्थ क्षेत्र चला, आगे बढ़ा, ब्रिटिश एरा आ गया। जब ब्रिटिश एरा आया तो ब्रिटिश एरा का फर्स्ट फेज शुरू हुआ। उन्होंने 3 न्यायालय की स्थापना की, सूरत, बॉम्बे और मद्रास। लेकिन ये न्यायालय उनके इश्यूज को डिसाइड करने के लिए थे, आम जनता के लिए नहीं बनाए गए। फिर उनका सेकेंड फेज आया और सेकेंड फेज में सबसे पहले कैलकाटा में फोर्ट विलियम ने, ब्रिटिशर्स ने रेगुलेशन एक्ट 1773 लाए और उसमें कैलकाटा हाई कोर्ट बनाया। दैट वाज एक्सटेंडेड टू देन बॉम्बे एंड इलाहाबाद। ये 4 मद्रास एंड इलाहाबाद, ये 4 चार्टर्ड हाई कोर्ट जो हैं हमारे उसी समय के हैं, इसलिए इनको चार्टर्ड हाई कोर्ट का दर्जा हम आज देते हैं। फिर थर्ड फेज आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके बेस पे ये था। और फोर्थ फेज में प्रेसिडेंसी टाउन्स और मुफस्सिल टाउन्स। प्रेसिडेंसी टाउन्स इन द बिग सिटीज एंड मुफस्सिल इन छोटी जगहों पर इनकी स्थापना की गई। और तत्पश्चात लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। दिस इज द हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री के बाद यदि हम देखें तो ये हमारी प्री इंडिपेंडेंस की बात हो गई। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया लॉ कमीशन के बाद, और जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत को संविधान मिला। और संविधान आप सभी जानते हैं कि 1950 में मिला। और संविधान के साथ यहाँ से हमारे कोडिफाइड लॉज की प्लानिंग शुरू हुई और सब हुआ।
लेकिन संविधान है क्या? न्यायिक प्रक्रिया में हम इसको कैसे मानते हैं? संविधान की शुरुआत कैसे हुई? मैं संविधान की बात ना करके मैं उनकी प्रियम्बल में कुछ बातें हैं और उसी से संविधान की पूरी व्याख्या करूंगा आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है कि वही महत्वपूर्ण है। उस प्रियम्बल को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप पाएंगे कि ये संविधान की प्रियम्बल में सब कुछ लिखा है। आपको एक बात पे आश्चर्य होगा कि ये प्रियम्बल जब बनी थी तो ये प्रियम्बल सबसे पहले नहीं बनाई गई थी। ये प्रियम्बल पूरे संविधान में जब पूरा डिस्कशन हो गया, संविधान बन गया, उसके बाद इसका प्रारूप तैयार हुआ। प्रियम्बल जो कि शीर्षस्थ है उसको बनाया गया और उस प्रियम्बल को मैं आपके साथ पढ़ूंगा और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, हो सकता है जिनकी जानकारी कई लोगों को हो, कुछ लोगों को ना हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने भी अभी जाने के बाद इसको समझा। मैं भी पहले नहीं समझता था, अभी मैंने जाने के बाद एक बार गया, मैं जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ बातें मुझे मालूम ही नहीं थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो संविधान बना तो पहली बात तो ये कि ये प्रियम्बल थी वो 81 शब्दों की थी। इसमें 81 शब्द थे। इसका एक महत्व है। 81 शब्द मीन्स पूर्णांक माना जाता है। 8 + 1 9। बाद में इसमें 2 शब्द बढ़ाए गए। मैं जिक्र करता जाऊंगा, आपके साथ विचार करूंगा, मैं आपके साथ पढ़ता हूं उसको। ये संविधान जब लाए हम न्यायिक प्रक्रिया के लिए तो ये डॉक्यूमेंट हमारा खुद का था, हमने खुद बनाया संविधान। प्रियम्बल के वर्ड्स हैं, मैं आपके साथ पढ़ूंगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 2 शब्द बढ़ाए गए। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। परिकल्पना शुरू हुई थी न्याय की व्यक्ति विशेष पर, सामाजिक और राष्ट्रहित। लेकिन ये संविधान बना, इसको फेडरल क्यों बोलते हैं? संविधान बना तो बात आई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब दूसरी बात, मतलब न्याय की परिकल्पना की तो क्या होगा सामाजिक परिपेक्ष में? आर्थिक इश्यूज, आजकल कॉरपोरेट इश्यूज में लोग समझ रहे होंगे, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपको स्वतंत्रता किस चीज की है? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। स्वतंत्रता का लिमिट था। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर की समता प्राप्त कर, राइट, आर्टिकल 14, हर आदमी जानता है आर्टिकल 14 को आजकल। समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिस्प्यूट्स हैं। उन सब में मीन्स न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता समाप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए।
ये गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली, हम कोई भी कहें, हम हमारा बंधुता हमारी, हम कहते हैं कि भारत पाकिस्तान एक, भारत अमेरिका एक, भारत रशिया एक, संविधान इसका उल्लेख नहीं करता। संविधान उल्लेख करता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। ये हम बंधुत्व की बात करते हैं, वो बंधुत्व की बात हमारी हमको समझना ही होगी। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष सो एंड सो को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर हमने बनाया, हमने अंगीकृत किया। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मसमर्पित या आत्मार्पित, कई जगह दोनों चीजें मिलती हैं, समर्पित करते हैं। तो इस संविधान हमने बनाया, हमारे लिए बनाया और हमको ही इसका पालन करना है। लेकिन उसकी चीजें बड़ी लिमिटेड हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। अब मैं दो बातें करूंगा कि दो शब्द बढ़े, सोशलिस्ट और सेकुलर। सेकुलर की एक कहानी है जो आप लोगों को नहीं मालूम होगी और जिस पर बहुत झगड़ा है, ये मैंने देखा। सोशलिस्ट न्याय कैसा हो, सोशलिस्ट थॉट, क्या संविधान सोशलिस्ट नहीं था? समाज की परिकल्पना संविधान में नहीं थी? थी, लेकिन ये वर्ड बढ़ाया गया। और सेकुलर, जब वर्ड सेकुलर बढ़ा तो उस समय की एक कहानी है, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का झगड़ा है। तो जब सेकुलर वर्ड ऐड हुआ, तो जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया तो हिंदी ट्रांसलेशन में वहां लिखा गया धर्मनिरपेक्ष। उस समय की माननीय प्रधानमंत्री ने, एक डॉक्टर LM सिंह भी हुआ करते थे, संविधान के विशेषज्ञ, उनको बुलाया और उन्होंने पूछा कि ये जो हम संशोधन 42वां संशोधन कर रहे हैं, उस संशोधन में ये जो वर्ड लिखा है धर्मनिरपेक्ष, ये ठीक है? उन्होंने कहा नो, ये आप गलत कर रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष है। और उन्होंने उनसे पूछा पुनः कि आप इस बात पर आश्वस्त हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष है? उन्होंने कहा हाँ, मैं आश्वस्त हूं और मैं इस पर खुद साइन करने को तैयार हूं। और वो काट के धर्म की जगह पंथ लिखा और उन्होंने अपने साइन किए। डॉक्टर LM सिंघवी ने, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। वास्तविक इंडिपेंडेंस की स्थापना यहां से हुई, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। अब मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरा डायनेमिज्म कैसे आया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पीछे एक थॉट प्रोसेस था। शुरुआत हुआ हुस्ने आरा खातून के केस से था, पर इसको कोई एंटरटेन नहीं करता था। हुस्ने आरा खातून के केस में ये पाया गया कि बहुत से लोग अननेसेसरी जेलों में हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, सजा केस हो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं सुन रहे हैं। और उस केस में 40,000 लोगों को, हुस्ने आरा खातून का ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ और उस समय 40,000 लोगों को पूरे इंडिया में छोड़ा गया। पेपर में एक आर्टिकल निकला, उस पर से एक वकील साहब ने ये केस दायर किया और पब्लिक इंटरेस्ट में उसको एंटरटेन हुआ। ये नया एरा शुरू हुआ और ये एक्टिविज्म की बात करता हूँ। लेकिन ये एक्टिविज्म किस हद तक, इसकी भावना थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। मेरे गुरु बड़ी अच्छी बात कहते थे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे। वो 2 लाइन में इसको बताते थे, और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पीछे भावना क्या है? भावना थी गम ही गम भर गया दिल में, इतना हिस्सास करा दिया दिल ने, जब भी किसी आंख से गिरा आंसू अपनी आंख में ले लिया आपने।
ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा, समरसता, राष्ट्रहित, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन सोचिए कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आ रहे हैं वो हैं क्या आज? विचार करने की बात है। मैंने इसीलिए शुरू से कहा ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, और वहीं आ रहा हूं मैं। कहां पहुंच गए, लेकिन इसको इनकार नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में आप लोगों ने सबको मालूम होगा एमसी मेहता का केस, एमसी मेहता का केस। ये एमसी मेहता केस क्या है? जितना आज फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड है, जितना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जितने लॉज बने, ग्रीन ट्राइब्यूनल और ये सब एस्टेब्लिशमेंट एमसी मेहता के 7 केसेस आपको मिल जाएंगे ढूंढते ढूंढते। पूरा डेवलपमेंट इसी से। तो दिस इज डायनेमिज्म, वन ऑफ द डायनेमिज्म। महिलाओं को वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन, विशाखा का केस आप सबको मालूम है। अन्यथा उससे पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी वर्क प्लेस पर। तो ये डायनेमिज्म तो है। एक इंपॉर्टेंट केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा आज। आप लोगों को सब याद होगा जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी तो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में एक केस हुआ, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। ये केस में क्वेश्चन आया कि क्या जब इमरजेंसी होगी उस समय व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो संविधान में दिया गया, ये मौलिक अधिकार या मौलिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी? जबलपुर कोर्ट ने कहा नहीं। इसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा यस इट कैन बी अरेस्टेड। लेकिन आप सोचिए, ये डायनेमिज्म की बात कर रहा हूं, और वो फैसला 1978 का 2019 में बदला गया और उन्होंने कहा कि वो फैसला गलत था। और उसकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, उस फैसले के जो सूत्रधार थे, जो राइटर थे, ऑथर थे, वो जस्टिस चंद्रचूड़ थे। और पुट्टू स्वामी का जजमेंट 2019 में आया, उसके भी राइटर जस्टिस चंद्रचूड़ ही हैं जो उनके सन हैं। तो ये डायनेमिज्म ऑफ द जुडिशरी है, ये डायनेमिज्म ऑफ द न्यायिक प्रक्रिया है। डायनेमिज्म का मतलब हम प्रतिदिन कितना अपना मंथन करके हमारे विचारों को कितने अच्छी तरह से सबके सामने रखते हैं, ये दिस इज प्रक्रिया में डायनेमिज्म है। तो जब हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी की, आर्टिकल 21 का उल्लेख था, उसी समय संशोधन हुआ। आर्टिकल 21 पहले था, पुराना 42वें संशोधन के बाद आया। नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड बाई ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। देन ये वर्ड ड्यू प्रोसीजर हटा के उन्होंने किया नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड बाई द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। सो दिस इज ए अमेंडमेंट। सो नाउ उस समय के बाद ये संशोधन हुआ। आप सोचिए, दिस इज ए डायनेमिज्म, ड्यू प्रोसीजर एंड ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। दिस इज जस्ट क्वाइट कंट्रास्ट। जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो बहुत अंतर हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस, ड्यू प्रोसीजर एंड इट ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, एंड एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ मीन्स वेरियस एक्ट्स एंड सो एंड सो। दिस इज ए डायनेमिज्म। अब डायनेमिज्म हुआ, संवैधानिक कोर्ट्स हुए, लेकिन उधर दूसरी तरफ एक स्थिति बनी जिसको मैं टच करना चाहता हूं, जिसके लिए गतिशीलता आवश्यक है। कोर्टों पर
केसेस के बर्डन बढ़ गए। ऑल कोर्ट्स आर ओवरबर्डन। मैं अभी एक डायनेमिक्स देख रहा था, तो उस डायनेमिक्स में ये मिला मुझे, डाटास थे पूरे, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज कितना काम करते हैं और अन्य जगह के सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितना काम करते हैं। कैन यू इमेजिन? जो डाटा मिला, अनबिलीवेबल। दे हियर पूरे साल में कई जगह 8 से लेकर 100 केसेस तक सुनते हैं पूरे वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और भारत में सुप्रीम कोर्ट का एक जज प्रत्येक दिन में 20 से लेके 80 केस तक प्रतिदिन सुनता है। बात ये नहीं, बात ये है समर्पण। ये आम आदमी जो बैठा है ना, उसको आज भी न्यायालय पर भरोसा है, आज भी न्यायालय पर भरोसा है। और जो ऊपर बैठने वाले हैं उनको देखना चाहिए। रहीम ने कहा था, दीन सबन को लखते दीन लखे न कोई, जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम होय। यू आर माई लॉर्ड, यू आर डूइंग, तो यू हैव टू डू वॉट एवर मैक्सिमम यू कैन डू। न्यायालयों की फंक्शनिंग के बारे में किसी को मालूम नहीं है। जैसे मैं अभी आज इनसे चर्चा कर रहा था, आज आए थे ये, तो मैंने कहा कल मेरा डे बड़ा, कल क्या पूरा वीक ही हेक्टिक था कि मैं रात को 1-1:30 बजे से पहले नहीं सो रहा था और सुबह 6 बजे उठ के काम शुरू हो जाता था। आज भी मुझे यहाँ आना है, आज मुझे रात को ही वापस जाना भी है। तो हमको, जजों को, या इस न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबको जितना वो कर सकते हैं उतना काम करना चाहिए, क्योंकि आम जनता का आस्था और विश्वास इस न्यायिक प्रक्रिया पर टिका हुआ है। और इस न्यायिक प्रक्रिया के आस्था और विश्वास को बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। ये डाटा तो सुप्रीम कोर्ट का था, हाई कोर्ट का देखेंगे आप, ट्रायल कोर्ट्स का देखेंगे तो बड़े ऐसे डाटा हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। यहाँ 1 लाख आदमी पर एक जज है, वहाँ आप समझ लीजिए हजारों पर एक जज है। तो दिस इज ए डिफरेंस। तो मैं जो आंसर कर रहा, कोर्टों पे भार बढ़ा, लेकिन ये भार और उसका निपटारा, इसको बैठने के उसमें गतिशीलता कैसे लाना है और उस पर विचार करना चाहिए और उसको निपटारा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि डिले हो रहा है ये अच्छा है, लेकिन जितना हो सके उतना जजों को काम करना चाहिए और वकीलों को भी उतना सहयोग करना चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और मुझे ये मालूम है कि जब भी मैं यहाँ था, इन सबको मालूम है, बहुत से वकील साहब लोग बैठे हैं, कि मैं यहाँ जब लोक अदालत करता था तो मैं एक दिन में लगभग 800 से 1000 केस मैं करता था। उसके लिए मैं कई काम करता था, कई दिन काम किया मैंने, सबको मालूम है कि मैंने किए, लेकिन सब पर सहयोग था उसमें। तो ये हमको सोचना होगा कि हम ये डायनेमिज्म है, ये मैंने तरीका निकाला कि भाई ये एक तरीका हो सकता है, ये क्लेम केसेस का निपटारा आसानी से किया जा सकता है, और हमने किया, लोगों ने सहयोग किया। हम रात को कोर्ट ख़त्म करने के बाद प्रतिदिन शाम को 4 घंटे उनमें स्क्रूटनी करते थे। मैं नए लड़कों की टीम, कई लड़के मेरे सामने वकील बन गए आज, मैं उनको बिठाता था, कम से कम 20 लड़कों की एक टीम बनाता था और उनसे कहता था 4-4 मेरी टेबल पे बैठो, 5 टेबल लगाता था। मैंने कहा आप फैक्ट्स पढ़ के तैयार रहो, मैं हर टेबल पर आकर आपके हर केस को देखूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है वो लोग आज जब भी मुझे मिलते हैं तो एक आदर के भाव से मुझे देखते हैं। पर्पज ये नहीं है, पर्पज ये है कि हमने एक तरीका निकाला, ये हुआ। अब ये डायनामिज्म में ये क्यों आया? ये हमारे यहाँ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम आया। जब भार बढ़ गया तो अब किया क्या जाए? परेशानी ये होने लगी, न्यायालयों पर भार बढ़ गया। होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टाफ अपॉइंटमेंट और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो फिर एक कानून आया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। 3 चीज़ें, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन
कॉन्सिलेशन, ये तीनों आई। आर्बिट्रेशन छोटे शहरों में या छोटी जगहों पर नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में सक्सेसफुल है, लेकिन वो केवल बड़े केसों के लिए है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुझे इस बारे में बोलने का ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखती है या जिसमें स्कोप दिखता है, मैं उसकी बात करता हूँ, और ये है मीडिएशन। यदि दो व्यक्तियों में कोई झगड़ा हो रहा है, फैसला कोई करेगा, वो बात एक अलग है, क्योंकि वो फैसला करेगा, ये न्याय नहीं है। फैसला करना और न्याय करना दोनों बड़ा अंतर है। क्या मैं किसी केस में जजमेंट करता हूं या ऑर्डर लिखता हूं, इज इट ए जस्टिस? इट इज एन ऑर्डर। इट मे बी नियरर टू द जस्टिस, बट इट इज वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। आपको कितना एक्सेप्टेंस है उसका नहीं है। मैंने आपको कहा था अमृत सेन की क्रिटिक, वो बात ठीक थी, एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय, वो मानेगा नहीं। लेकिन फिर बात वहीं आ गई कि हमारा व्यक्तिगत थॉट क्या होना चाहिए, हम क्या होना चाहिए, हमारी सोच, बुद्धि और आत्मा क्या होनी चाहिए। तब लगता है जो हमारे विषय वस्तु है उसकी थ्रस्ट क्या थी, वो कितनी कम हुई, कितनी नहीं हुई, और इंडिपेंडेंट काम करें, तब उसका हमको परिशीलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो मीडिएशन में बड़ा स्कोप है। इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, कोर्ट में जाए, उससे पहले कोर्ट डिसीजन ले, उससे पहले एक मीडिएट किसी आदमी को मध्यस्थ बना दिया जाए। उन्होंने कहा ये एक आदमी इनके इशू समझेगा, इनके इशू समझेगा, और जो तर्कसंगत बात है दोनों को समझाने की कोशिश करेगा। मीडिएट किया दोनों के बीच में। प्रॉब्लम क्या है, मीडिएशन का रिकॉग्निशन केवल प्रोसीडिंग्स में नहीं हो सकता, क्या बात हुई उसका उल्लेख नहीं हो सकता, वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते। हालांकि मीडिएशन बिल पेंडिंग है, और ये मीडिएशन बिल हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ की तर्ज पर लाया जा रहा है, क्यों वहाँ मीडिएशन बहुत सक्सेसफुल है। और अभी की पोजीशन में उसमें जो उल्लेख है वो ये है कि यदि किसी इश्यूज़ पर मीडिएशन हुआ, मीडिएशन बिल में एक उल्लेख है, और यदि मीडिएशन में कोई बात दोनों की तरफ से आ गई तो उसका बाइंडिंग इफेक्ट दिया जाना चाहिए। ये इशू पेंडिंग है, लेकिन हम लीगली देखें तो आज की तारीख में मीडिएशन, बट हमारा सोचना है कि 10% केसेस मीडिएशन से अभी भी सुलझ जाते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पर हमने देखा है सुलझ जाते हैं। हालांकि मेरा सोच उसमें थोड़ा सा अलग है। 20 साल से आदमी केस लड़ रहा है, उसको सोचा कभी जो है उसको वो अकल यदि हम पहले स्टेज पे दे दें, दूसरी स्टेज पे दे दें, तीसरी स्टेज पे दे दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डायनामिज्म हो सकता है हमारे लिए, हमारे काम करने के लिए। अब दूसरी बात आई, जब भार बढ़ा तो लोक अदालतें आई, कंप्रोमाइज, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन हुआ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन हुआ, काम हुआ, काम चल रहा है। लेकिन परिणाम वहाँ कंसेंट से है, और कंसेंट में जो हमारा अनुभव है अपना, मैं अनुभव की बात करूँगा, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं है। अनुभव ये है कि कई बार किन्हीं किन्हीं वजह से वो कंसेंट हो नहीं पाती। वो वजह क्या है, ये व्यक्ति और उसमें सम्मिलित लोगों को सोचना होगा, किसी और को सोचने की बात नहीं है। अब इस सब की बात हटी, तो अब क्या किया जाए, आगे क्या करें। जुडिशियल सिस्टम में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ये डायनामिज्म सिस्टम में आया, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट। टेक्नोलॉजी का अगर हम इन्वॉल्वमेंट देखें तो सबसे पहले वर्ष 1990 में इसकी परिकल्पना की गई, धीरे धीरे ये चला, और ई कोड प्रोजेक्ट 2004 में
सबसे पहले लाया गया। मुझे ध्यान आता है उस समय माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. लाहौटी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और उस समय ये ई कोड प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए ई कोड प्रोजेक्ट्स को ग्रांट दी। ई कोड प्रोजेक्ट्स में सब कुछ है, नीचे का रिकॉर्ड, पूरा डाटा, कंप्लीट स्कैनिंग हुआ। इससे लॉन्ग प्रोसेस, पुराना डाटा, नया डाटा। आज की तारीख में हम अगर देखें, आप लोगों को गर्व होना चाहिए, ई कोड प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 काम कर रहा है। मुझे अपना ध्यान आता है कि जब ये कोविड की शुरुआत हुई थी, मैं आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस था। मुझे लगा कि लोग कोर्ट में नहीं आ सकते, क्या करना चाहिए। आप मानिए, मैंने सबसे पहला केस वर्चुअल मोड में 25 मार्च को सुना था, वर्चुअल मोड में। आपको मालूम है आंध्र प्रदेश थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज फास्ट है, मेरे रजिस्ट्रार्स भी टेक्नोलॉजी में बड़े फास्ट थे। मैंने किसी 1-2 लोगों को लिया, मैंने इंदौर के मेरे एक दोस्त से, उनसे भी संपर्क किया। उनसे मैंने पूछा कि कैसे कर सकते हैं। 7 दिन में मैंने ई फाइलिंग के रूल्स बना दिए, कैसे फाइलिंग होगी। एडवोकेट्स के साथ वर्चुअल मोड पे उनको समझाया कि आप कैसे फाइलिंग कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग की। और आप मानिए कि जो अभी बात आई थी कि वहाँ रोज़ की प्रॉब्लम किसी के साथ, मैं एक दिन गाड़ी लेके स्वयं निकल गया, ड्राइवर था को मना कर दिया मैंने, आप हटो, पुलिस वाले को बैठाया, तुम पीछे बैठो। मैं फॉर्च्यूनर लेके खुद गया, मैं ज़रा देख के आऊँ क्या चल रहा है, ये लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रही है गवर्नमेंट, क्या है। एक किस्सा मेरा दिल दहला गया, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जब मैं निकल के गया तो मैंने देखा, लोगों को तो मालूम ही नहीं था ये कौन हो सकता है आदमी। गाड़ी चला के मैंने देखा, वहाँ लोग बहुत यू एंड क्राई कर रहे थे, कैंप्स पर लाइन लगी हुई थी। 6 लोग थे वो, मुझे ध्यान आता है। उनमें से एक आदमी गर्मी में, आंध्रा की गर्मी आप समझ सकते हैं, टेम्परेचर 45+ रहता है और ह्यूमिड, तो वहाँ एक आदमी चलते में गिर गया। मेरे सामने, मैं किसी को परिचय दे नहीं सकता था, मेरे सामने उस आदमी की डेथ हो गई। वो भी कोई बात नहीं, मैं देख रहा था, लोग ऑफिसर्स गाड़ी में बैठे थे एसी चला के अंदर, कोई नहीं सुन रहा था। आधा घंटे की चीख चिल्लाहट के बाद वो लोग उस आदमी को वहीं लेटा के उसके ऊपर एक कपड़ा डाल के निकल गए। ये घटना मेरे पटल पे, मानस पटल पे आ गई। उस दिन के बाद से यदि मुझे कोविड का कोई इशू आता था, मैं उसको टेकअप करता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो भी हो सकती थी। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो लोगों ने किस तरह से उस परिस्थिति को फेस किया। इंदौर ने बहुत वीरता से किया, कई लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाहर आए, आगे आए, सब ने एक दूसरे की सहायता की। लेकिन वहाँ पर 3 स्टेट के मजदूर एक दूसरी जगह से आ रहे थे, तो आई गॉन टू द क्रॉस बॉर्डर, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये नीड ऑफ आवर है, यहाँ कुछ ना कुछ डायनामिज्म करना ही पड़ेगा। आप यकीन मानिए, मैंने रेलवे के उस समय के जो वहाँ के जनरल मैनेजर थे उस एरिया के, उनको बुलवाया, गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने कहा इन लोगों के लिए बसें करिए आप, और वो सक्सेस हुआ। वहाँ कई लोग आने को तैयार थे, रेड क्रॉस सोसाइटीज़, दे वांट टू वर्क, बट देयर वाज नो lack of coordination, so that everything was done, and after 15 days so many things were। लेकिन हमको एक संकल्प करना पड़ेगा, और इस संकल्प ये सोच के करना पड़ेगा कि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। ये आस्था और विश्वास के लिए ये न्यायिक प्रक्रिया है, और इस न्यायिक प्रक्रिया में आस्था और विश्वास के लिए हमको काम करना है। मुझे कहने को तो अभी बहुत है, पर मुझे देख रहा हूँ 8 बज चुके हैं और काफ़ी समय हो गया है। फिर कभी अपन बैठेंगे तो इस इशू पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये आस्था और विश्वास के हिसाब से हमको न्यायिक प्रक्रिया में अपने आप को स्वयं रखकर
विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ हर व्यक्ति को काम करना होगा, न कि केवल जज को, न कि केवल वकील को, लेकिन हम हर व्यक्ति को हमारी आत्मा बुद्धि इस बात पर सोचे और काम करे। यदि हम ये करते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी डायनामिज्म न्यायिक प्रक्रिया के लिए नहीं हो सकती। आप सब ने मुझे बहुत सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। न्यायदान देवालय अमृत सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, चाणक्य, हनुमान चालीसा के सिद्धांत पर कार्यरत भारत के संविधान पर आधारित न्यायालय से जो हमें अपेक्षा है, न्याय प्रक्रिया में गतिशीलता, उसका विस्तार से समझा है। न्यायमूर्ति ने यही भी बताया कि इंदौर में रहे हुए आप और लोक अदालत के माध्यम से किस तरह न्यायदान प्रदान किया गया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब अपनी कुर्सी छोड़कर आंध्र प्रदेश में न्यायमूर्ति आम जन के बीच में गए और उन्होंने देखा कि घटना स्थल पर क्या हालत है। न्यायालय में वो ताकत है कि आंध्र प्रदेश में कोविड महामारी में जो राज्यवार जो काम किया है वो न्यायालय की कि हमें न्याय की अपेक्षा है, और भारत में न्यायालय पर जो विदेशों के मुकाबले जो लोड है एक न्यायाधीश पर, भारत सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी और इतने विद्वान न्यायाधीशों का पूरे देश की जनता को कुछ फ़ायदा होगा और न्याय प्रक्रिया में गतिशीलता आएगी। आपने सोच सकते हैं कि जोरा मोरेना का छोटे गांव का बालक आज सुप्रीम कोर्ट में श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। गांव वालों का कल हमने लेक्चर सुना था बड़वा के पास के एक बालक का, क्या उसका सोच है, वो भारत को कहाँ ले जाना चाहता है, और न्यायपालिका के सहयोग से देश निरंतर उन्नति करेगा। बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं न्यायाधिपति जितेंद्र कुमार महेश्वरी साहब से। अभी 62 साल के हैं, अभी 4 साल सुप्रीम कोर्ट में आपका प्रभाव और काम करेगा। हम शुभकामनाएं प्रकट करते हैं अभ्यास मंडल परिवार की ओर से। मित्रों, ये 64 साल की संस्था अभ्यास मंडल 1959 में स्थापित आम जनों, मध्यम वर्गीय जनों के साथ, राष्ट्र की सोच के साथ 1000 से ज़्यादा वक्ताओं को आमंत्रित कर जागरूकता का काम करता है। ये सफ़र इतना आसान नहीं होता है बिना कोई सरकारी मदद के, अपने स्वयं के शहर के आशीर्वाद से, दानदाताओं से, ट्रस्टों से, और इसका एक इतिहास अद्भुत है। पर इसके पीछे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला। उन्हीं में से हमारे स्थापना करने वाले कार्यकर्ताओं के द्वारा साथ एक बालक भी जुड़ा। वो बालक ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के साथ साथ अभ्यास मंडल का भी सिंसियरिटी से काम किया। वो रेनबैक्सी में जनरल मैनेजर बना, पर अभ्यास मंडल को भूला नहीं। वो बालक रिटायरमेंट के बाद एक वकील बनता है, अभ्यास मंडल को भूलता नहीं है। जितने कार्यकर्ता उनको प्यार करता है, समझाता है कि अच्छे से अच्छा अभ्यास मंडल कैसे चले, ताकि इंदौर शहर की हम जागरूकता का काम कैसे करें।
वो बालक आज 78 साल तक का हम सब अभ्यास मंडल साथियों का गुरु बन गया है, और वो कोई नहीं, नॉट अदर देन आवर ऑनरेबल मेंबर सुनील माकोड़े, एडवोकेट। माकोड़े साहब, हम अभ्यास मंडल परिवार की ओर से अभिभूत हैं। आज न्यायाधिपति के कर कमलों से सुनील माकोड़े साहब की जो 64 साल के अभ्यास मंडल में सेवाएं हैं, उनका सम्मान कराना चाहते हैं। शॉल श्रीफल से सुनील माकोड़े साहब का सम्मान करते हुए हम लोग अभिभूत हैं। की अभ्यास मंडल में आने वाले शताब्दी अर्जित करने तक पता नहीं कितने सुनील माकोड़े साहब हमें मिलेंगे। हमारा अभ्यास मंडल परिवार अभिभूत है न्यायाधिपति का। हम कृतज्ञता करते हैं कि सुनील माकोड़े साहब का सम्मान किया। सर, आपको हमने एज लिटिगेंट काम करते हुए देखा है इंदौर हाई कोर्ट में। 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक किसी को आप असंतुष्ट नहीं करते थे, पूरा प्रयास करते थे न्यायदान देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भावना के अनुरूप आम जन को न्याय मिलेगा। आज के व्याख्यान में जो स्मृतियाँ हमने सहेजी है, जो सर के शब्दों से हमें गतिशीलता के लिए एक मार्ग मिला है, उन स्मृतियों को सहेजने के लिए हम अभ्यास मंडल परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हमारे ही अभ्यास मंडल के आशीर्वाद दाता हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश आदरणीय कोगजे साहब से निवेदन करते हैं कि आशीर्वाद प्रदान करें। कार्यक्रम की विशेषता है कि हाई कोर्ट के निवृत्तमान न्यायमूर्ति, जिला कोर्ट के न्यायाधीश आज सब यहाँ पर साक्षी हैं आज न्यायाधिपति के उद्बोधन के लिए। आज हमारी 8वीं पायदान 62वीं व्याख्यान माला की समापन पे है, और जो मेहनत करी है, जो सफलता मिली है, उसका श्रेय आप सबको जाता है। आमंत्रित है अभ्यास मंडल के अध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर गुप्ता आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आमंत्रित है। सम्माननीय न्यायवती जी जितेंद्र माहेश्वरी जी, आदरणीय कोगजे साहब, सम्मानीय सदन, सबके प्रति सादर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अभ्यास मंडल की 62वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला की समापन वेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सभी के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। समापन सत्र के मुख्य अतिथि वक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधिपति माननीय जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने न्याय प्रक्रिया में गतिशीलता जैसे सरल लगने वाले जटिल विषय को जिस सरलता व विस्तार से प्रस्तुत किया है वो अविस्मरणीय है। मैं आप सभी अभ्यास मंडल परिवार की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। व्याख्यानमाला के सभी विभिन्न विधा के विद्वान वक्ताओं तथा उन्हें आमंत्रित करने में सर्वश्री तपेंद्र सुगंधी, अभिलाष खांडेकर, शोभा ओझा जी, जयदीप कर्णिक, विनीत तिवारी जी तथा मंडल के साथियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं
माननीय न्यायमूर्तिगणों, न्यायाधीशगण, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों व सेवाकर्मियों व सहयोगी श्रमिक साथियों के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आयोजन श्रृंखला के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित संपादकों, प्रतिनिधियों, फोटोग्राफर्स के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्हें बहुत अच्छा कवरेज प्रदान किया। अतिथियों हेतु शासन प्रशासन से प्राप्त सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करना मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। व्याख्यानमाला सभी के सहयोग से ही संभव है। मैं व्याख्यानमाला समिति के सभी पदाधिकारियों, सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्यों, अभ्यास मंडल परिवार के सभी साथियों के सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। विशेषकर नई युवा टीम के प्रति भी कृतज्ञ हूं। इस व्याख्यानमाला की कल्पना सफलता आर्थिक सहयोग से ही संभव है। मैं सभी दानदाताओं, आर्थिक सहयोगकर्ताओं, विज्ञापन दाताओं के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ महाविद्यालयों के साथ ही महितपुर वाला फर्नीचर के लिए फर्नीचर हेतु वक्ताओं के लिए रतन सेव तथा 420 पापड़ द्वारा इंदौरी नमकीन भेंट देने तथा जाल सभागृह, ऊर्जा क्रिएशन, बलमकर आर्ट्स, पाचोरकर ब्रदर्स की श्री वीडियोस, जाल सभागृह प्रबंधन तथा जाल के ही श्री किशनलाल पालीवाल तथा गोपाल सहित सभी साथियों के प्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग हेतु हृदय से आभारी हूँ। व्याख्यानमाला के संबंध में फीडबैक देने हेतु आप लोगों को, जो आज नए आए हैं उन लोगों के पास शायद नहीं पहुंची होगी, एक प्रश्नावली दी गई है जिसमें एक सुझाव चाहे गए हैं कि हम और अच्छा बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। उसको जिन लोगों ने दे दिया वो ठीक है, न दे सके हो तो बाहर काउंटर पे दे दें, और अभी भी न दे पाएँ तो हमारे अभ्यास मंडल के कार्यालय शिविलास पैलेस में प्रतिदिन शाम को 5 से 8 बजे तक खुलता है, वहाँ भी पहुँचा सकते हैं। ऐसा विनम्र निवेदन है, जिससे आज और अच्छा हम कर सकने की प्रयास करेंगे। अंत में सभी से विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार आपका स्नेह, आशीष व मार्गदर्शन सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलता रहा है, उससे अधिक आगे भी अभ्यास मंडल परिवार को मिलता रहेगा। आशा विश्वास है। संपूर्ण आयोजन में जाने अनजाने में हुई त्रुटियों, कमियों की जिम्मेदारी अध्यक्ष होने के नाते अपने ऊपर लेता हूं तथा क्षमा याचना चाहता हूं। अंत में पुनः अपनी टीम के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उनके प्रति भी आभार, आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, अपना समय दिया और आगे भी इसी प्रकार का सहयोग के आकाश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रगान। हम सब, आज व्याख्यानमाला का आखिरी दिन है, हम लोग याद करेंगे। आप सबसे निवेदन है सामूहिक करतल ध्वनि से इस 8वीं बादाम को न्यायाधिपति के इसी उत्साह और जोश से 1 साल बाद हम सब मिलेंगे। हम सब राष्ट्र को सम्मान देते हुए राष्ट्रगान से आज की इस सभा को समाप्त करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।